कि कवन बीमारी धरा दिहले बारा अलग हो के तोहरा से अब रहलो न जाता। एगो लड़का एगो लड़की के यही बात कहता है भाई, और ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यही गाना के आधार पर ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने ऐसे समझा दिया है। मैंने थंबनेल लिखा भी है कि लालटेन लेकर ढूंढोगे तब भी ऐसा वीडियो दोबारा कभी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर खोज लेना। सवाल जब आता है रैखिक समीकरण का, बीजगणित का एक पार्ट है जो रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सवाल आता ही आता है, यदि समीकरण इतना 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 संपाती रेखाएं को निरूपित करती है तो के का मान ज्ञात करिए। रेखीय समीकरण इतना और इतना ये समीकरण है, जोड़ों का कोई परिमित हल नहीं होगा। ये क्या है, कैसे है, क्या चीज होता है, आपके दिमाग पल्ले नहीं पड़ता है, घबराने की जरूरत नहीं है। खाली इतना बात पता है ना कि कवन बीमारी धरा दी है ले बारा अलग होके तोहरा से अब रहलो न जाता। इस सवाल देखिए, बस इतना बात पता है तो इस पूरे टॉपिक आपको आ गया। यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल न हो तब के का मान कितना होगा। पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक ही हल होगा। इन तमाम चीज को पूरी जिंदगी आपको याद रखने के लिए और सारे कॉन्सेप्ट एक एक शब्द इसका निचोड़ आपके दिमाग में मैं कैसे फिट करता हूं, इस वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पर, आपके रेलवे रथ चैनल पर सुबह के 10 बजे डेली मैथ की वीडियो और शाम के 5 बजे रीजनिंग की वीडियो मिलती है। यहां पर एक बात और आपको बता दें कि रेलवे के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपको जो ये कल ही नोटिफिकेशन आया है बाबू, तो ये है आपका नोटिफिकेशन, कब कौन सा एग्जाम होने वाला है आपको वैसे पता चल गया होगा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। सबसे पहले एएलपी का जो एग्जाम होने वाला है 25/11/2024 से 29/11/2024 तक, यानी नवंबर में आपका एग्जाम है 25 से 29, CBT 1। उसके बाद दूसरा है, ये 4 एग्जाम अभी लगा था, आरपीएफ एसआई का एग्जाम 2/12/2024 यानी दिसंबर में होगा, 12/12/2024 तक, यानी 10 दिन का ही हो गया। उसके बाद टेक्नीशियन का आपका है 18/12/2024 से 29/12/2024 तक। उसके बाद आपका जेई और अन्य 13/12/2024 से 17/12/2024 तक, ये CBT 1 इसका भी और एलपी का भी CBT 1 पहला स्टेज जो है ये एग्जाम होगा। अब हम एक बात करते हैं, अब हम आते हैं आपके सीधे पॉइंट पर। तो ये सारे सवाल, इसकी पूरी थ्योरी, मैंने जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था ना दोस्त, मैंने कई बार कई चीजें कई वीडियो देखा भी था कि लोग कैसे इसे समझाते हैं। हम बकवास नहीं करेंगे, सीधे वीडियो पर लेके चलते हैं। और पूरी जिंदगी अगर ये बात पल्ले आपको नहीं पड़ा है, आज के बाद आप पूरा जिंदगी कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। आइए तमाम तरह के सारे सवाल को करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या है सारे सवाल, ये जो मैं अभी 10-11 प्रश्न करवाऊंगा ना, 11 प्रश्न के बाद 12वां प्रश्न कोई पैदा नहीं लेगा कि रैखिक समीकरण के सवाल आप छोड़ देंगे या कभी आप भूल जाएंगे आज के बाद पढ़ने के बाद। चैलेंज है मेरा, अगर आप 5 से 7 मिनट इस वीडियो में रुक जाते हैं, यकीन मानिए पूरा वीडियो आप देख के जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये रैखिक समीकरण। जानते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रेखा है, ये 2 रेखा, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ये समानांतर है, इसमें भी 2 रेखा है। लेकिन क्या है ना कि 2 रेखा एक दूसरे के ऊपर है, यानी संपाती है। एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या है, यह संपाती है। एक रेखा दूसरे के ऊपर चढ़ गया है, यह संपाती हो गया है, इसलिए यह अलग नहीं दिख रहा है आपको। तो इस रेखाओं का समीकरण होता है, उसी को हम बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम आपको शुरू से लिए चलते हैं और बात करते हैं। दोस्तों जानते हैं एक चर वाले पहले रैखिक समीकरण जान लीजिए किसे कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं और ये 2 चर एक चर होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि 2x + 5 = 9। अब आप इसमें देखिए अल्फाबेट का एक लेटर जो x है, x के साथ इसमें 2 गुना है। x सिर्फ अकेले x है, इसमें y नहीं ना है, इसमें z नहीं ना है, सिर्फ x है ना। x ही हुआ चर राशि और 2, 5, 9 इसको
अचर राशि कहा जाता है और यह वास्तविक संख्या होगा। अब सुनिए, वास्तविक संख्या का क्या मतलब, वो जीरो से लेकर प्राकृत संख्या के समूह 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। मेरे दोस्त x इसमें चर राशि है, इसका मान 2 1 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बदलते रहेगा, लेकिन 5 का मान 5 होता है, ये अचर है, इधर उधर नहीं जाता है। जैसे आपको याद होगा गांव देहात में गाय भैंसी चरत रहती तो चरते चरते टहलत रहती है, आज न चरे वाली है वो एक जगह खड़ा रहती है वैसी के वैसी, लेकिन जो चरे वाली भैंस है वो चलत रहेगी। तो चर राशि है x, इसका मान कुछ भी हो सकता है, ये आगे बढ़त रहेगा। अब यहां देखिए +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 9 में से 5 गया तो 4, यानी आप कह सकते हैं कि 2x 5 उसमें से जाकर घट गया तो कितना गया 4। अब 2 से 4 को काट दिए 2 बार में, तो x का मान इसमें क्या आ गया 2 आ गया, यानी x का मान 2 आ गया। x एक चर राशि था, x का मान आपको निकल गया कि 2 होगा इस समीकरण में। इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण कौन होगा, मान लीजिए 2x + 5y बराबर मैंने 9 लिख दिया। 2 चर वाले, इसमें एक चर राशि x है और दूसरा का चर राशि y है, यही x y चर राशि है। इसका मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसका 5, तो इसका 4, इसका 3, इसका 5, इसका -5, इसका -6, कुछ भी हो सकता है, बदलते रहेगा। चर राशि, चरने का मतलब चढ़त चल जाए, कुछ भी हो सकता है। अब सुनिए, अगर इसका जो x का मान होगा y का मान होगा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया x का मान 2 और y का मान 1, कहा जाता है कि x और y का मान रखने से अगर ये 0 हो जाए या LHS बराबर RHS हो जाए, मतलब LHS जो हो वो इक्वल RHS के हो जाए, तो ये इसका मान है, यही इसका हल है, यही इसका हल है। यानी x का मान अगर आप 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस y का मान 1 रखिएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। और बताइए आगे 9 है तो 4 + 5 9 होता है, इधर भी 9, तो LHS RHS इक्वल हो गया ना। आप इसको कहेंगे कि x और x का मान 2 y का मान 1, ये मान यहां सही फिट बैठ रहा है और x और y यहां 2 चर राशि है दोस्त, और इसी को हम कहेंगे संगत पद्धति। संगत पद्धति किसे कहेंगे कि x और y का ऐसा सटीक मान जो LHS RHS इक्वल कर दे। अब सोचिए x y के जगह कुछ और रख देते तो हो सकता है कि वो सही नहीं होता और ये बराबर 9 नहीं करता। जैसे अगर मेरा मन करे कि x का मान 3 ले लेते हैं, y के मान 1 ले लेते हैं, तो क्या LHS RHS इक्वल होगा? अब देखिए x का मान 3 लिए तो 3 दूना 6, प्लस y का मान 1 लिए तो 1 से गुना होगा तब 5, अब बराबर में है 9, तो इधर 6 5 11 होता है क्या 9 के? नहीं, यानी ये असंगत पद्धति कहलाएगा, ये असंगत पद्धति कहलाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। आपके पिताजी आपकी माताजी जब आपको डांटते होंगे, कभी कहते होंगे कैसन के संगत में तू रहता है, संगत अच्छा बना के रखो, असंगत लोगों के साथ मत रहो। ऐसा इसलिए कहते हैं कि असंगत लोग के साथ रहोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, लाइफ में बर्बाद हो जाओगे। लेकिन संगत लोग के साथ रहोगे, अच्छे लोग के साथ रहोगे तो जीवन में कुछ अच्छा करोगे। यानी अच्छा वही कर सकता है, एक्स और वाई का मान 2 और 1 रहेगा तभी LHS RHS इक्वल होगा। अब जरा देखिए, इसमें कहिएगा x शरीफ रहे बेचारा, x का मान 2 तो रहे लेकिन y का मान अगर 3 आ जाए तो देखिए नहीं LHS RHS इक्वल हो पाएगा। x का मान 2 यहां पर रखिए तो 2 दूना 4, प्लस y का मान 3 तो 3 × 5 = 15 बराबर 9। तो क्या 15 4 तो 19 होता है, 19 कभी 9 के बराबर होगा? ये सही रिजल्ट दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों असंगत हो गया। यानी ऐसा जोड़ीदार जो आपको रिजल्ट तक पहुंचा दे वह दोस्त आपका संगत कहलाएगा। तो आप समझ गए कि संगत पद्धति किसे कहते हैं? एक्स वाई का वो दोनों मान जो रखने से LHS RHS इक्वल हो जाए, कोई भी 2 चर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। दोस्तों इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां देखिए 2x है प्लस 5y है और -9 बराबर 0। हाँ ये 0 हो जाए। अब सोचिए x का मान 2 यहां रखिए तो 2 दूना 4 हो गया सब,
x का मान जैसे ही मैंने 2 रखा तो 2 दूना 4, y का मान 1 रखा तो 5 माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। 4 5 9, 9 में से 9 गया 0। तो ये बात सही है ना जी, ये बात तो गलत नहीं है। 9 में से 9 गया 0, यानी ये संगत पद्धति में आता है। और अगर x और y का मान रखने से ये 0 नहीं होता तो वो असंगत पद्धति कहलाता। पक्का? और यही उसका हल है, इस समीकरण के यही हल है। x का और y का जो मान आया यही इसका हल है। मेरे दोस्त एक बात को समझिए, अब कोई भी जो आप देखते हैं ना, ये जो मान लीजिए कि समीकरण है, ये रेखा है और इस सीधी रेखा का एक समीकरण होता है, समीकरण होता है इसका। अब समीकरण का क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? तो कुछ भी हो सकता है। ये लिख दीजिए, यहां पर कलर चेंज करता हूं ताकि आपको बड़ा सुंदर दिखे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। यहां कोई नंबर ऐसा होगा 1 2 3 4 5 -5 -6 कुछ भी हो सकता है। a और b के जगह भी नंबर ही होगा, बस x y जो है चर राशि है, यह बदलते रह सकता है। दूसरा a2x प्लस b2y लिखा प्लस c बराबर क्या लिखा 0। ये क्या है? यह एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का ना, एक स्ट्रेट लाइन का ये समीकरण है। एक स्ट्रेट लाइन का इस समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा का समीकरण होता है मेरे दोस्त। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखा एक दूसरे को काट सकता है, दोनों रेखा समानांतर हो सकता है, ये एक दूसरे से कभी ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। यह तीन कंडीशन, या तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर लेगा, या तो दोनों समानांतर होगा, या दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा। तो यही मेन बात अब समझना है, यहीं से आइए अब समझाते हैं आपको। अब देखिए, अब यहां पर समझ लीजिए, ये दोनों रेखा का एक समीकरण है। मान लीजिए कि यह एक लड़की है बेचारी, ये गर्ल्स है ना, और इसका बॉयफ्रेंड ये बहुत दिन से एकरा पर ध्यान देले है और कह रहा है कि एकरा से हमरा बियाह करना है, यानी शादी करना है। इस शादी करने के चक्कर में इसका पीछा करते रहता है। जब भी कोचिंग से निकले, बाजार से निकले, बाइक लेके इसके पीछे पड़ जाता है उछौड़ा ई वाला। अभी पीछे पड़ जाता है इसको प्रपोज करने के लिए, और कहता क्या है, इसको मिलता है तो कहता है कि ऐ सुनो, हमरा से तुम बियाह कर लो, रानी बना के रखेंगे। कहा कि तोरे ऐसा से बियाह कर ले, तोहर लूर सही है, लक्षण ठीक है। कहा कि कैसे ना हमारा लक्षण ठीक है, तू जे खाएगी से हम खिलाएंगे, तू जैसे रहेगी वैसे रखेंगे। कहा से बात? तो कहा कि हाँ। तो कहा कि एक बात बता, ए से अंडा समझो, अमलेट। ये कहती है कि हम अमलेट खाते हैं, तू अमलेट खाता है? तो ये कहता हाँ, तू अमलेट पहले खाएगी तो हम अमलेट खाएंगे। कहा ठीक। तो हम बर्गर खाते हैं, तुम भी बर्गर खाओगे? तो हाँ का मतलब, अब मान लो ये अमलेट खाता है, ये खाती है तो ये भी खाता है, ये बर्गर खाती है, ये बर्गर खाता है, तब तो ठीक है, सामान चलेगा। लेकिन ये कह दिया कि ना हम बर्गर ना खाएंगे, मतलब ये दोनों का मत नहीं मिला। और ऐसा हुआ कि अमलेट खाए, ये भी अमलेट खाए, ये बर्गर खाए तो ये बर्गर ना खाए, नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा हुआ तो लड़की कहेगी तोरा साथे हम नहीं रहेंगे। लड़की कहती है कि हम बर्गर खाएंगे, तू बर्गर खाएबे नहीं करेगा, हमारा तुम्हारा विचार मिलिए नहीं रहा, हम न रहेंगे तुम्हारे साथ। ये भाग जाती है, डायरेक्ट माना कर देती है। डायरेक्ट माना कर दी तो एक रिजल्ट आया कि भाई ये उसके साथ शादी नहीं करना चाहती है। सीधा बात हो गया कि हमर तोहर विचार नहीं मिला। यानी यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर का रेशियो, यहां वाला नंबर और यहां वाला का नंबर का रेशियो अगर टैली नहीं कर रहा है, इक्वल टू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक हल होगा, वो एक अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल का मतलब देखो, मारपीट हो गया दोनों में, एकदम भाग गई लड़की, भाग गई एकरा मारपीट करके। तो इसका मतलब है कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब विरोध करना, यहां विरोध हुआ, इसको विरोध करना कहते हैं। और इसको हम कहते हैं एक हल, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय,
एक अद्वितीय हल। अभी आपको समझ में कम आएगा, लेकिन जैसे इस सवाल पर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे दोनों के बात नहीं बना तो झगड़ा हो ही ना गया, झगड़ा हो गया और रिजल्ट एक के आया कि एक के गो हल हुआ कि भाई हम तोहर नहतियौ। वो लड़की कह दी कि तू हमरा पीछे न पड़ी है। ये छौड़ा चल गया। उसके बाद फिर ही दिमाग लगाया कि अमरी आते हैं, रुक जाओ, ये बर्गरे न खाती है। हम कहते हैं ओकरा कि रे हम बर्गर खाएंगे तुम्हारे साथ। अगला बारी लड़का आया, फिर से उसके पीछे पीछे बाइक ले और कहा कि सुनो, तुम्हारा बड़ा शौक है ना ऑमलेट खाने का? तो कही कि हाँ। तो तू ऑमलेट खाती है, हम भी ऑमलेट खाएंगे तुम्हारे नीचे ही रह के। अब कहता है कि तुम बर्गर खाती हो ना, हम बर्गरों खाएंगे, हेले ना तोरा दिक्कत हुआ था? कही कि हाँ। तभी लड़कियां कहती है कि हम पीबो कोका कोला, तो तू पिएगा कोका कोला? ये कहा कि ना कोका कोला तो हम नहीं पीते हैं। लड़का कहता है कोका कोला पीते हमारा तो चक्कर आ जाता, हम कोका कोला नहीं पीते हैं। कहते भाग, तोरा से हम ब्याह नहीं करेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि A1 और A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो हो सकता है आपस में इक्वल, लेकिन इसके इक्वल ना हो या इसके इक्वल नहीं हो। तब यहां पर क्या होगा? यहां पर बात नहीं बना, इसका कोई हल नहीं निकला। अब ये लड़का सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं, एक बार तो हम बर्गर खाना सीख गए, अभी कोका कोला वाला लफड़ा कर रही है, ये पता ना और कौन कौन लफड़ा करेगी। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अब होता क्या है कि बेचारी लड़की जाए अपना रास्ते, लड़का जाए अपने रास्ते। ये भी सुधर गया, समझ गया कि बाबू रे ये हमारा हाथ आने वाली नहीं है। इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं निकलेगा। इसको ये लिखिए, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। मान लीजिए वो लड़की डेली डेली बहाने करे कि ऑमलेट खाते हैं, कभी कहते बर्गर खाते हैं, तुम खाते हो ना? ये कह दिया कि भाई कोका कोला हम पीते हैं, तो तू कोका कोला पीते हो? ये कहा कि ना, अब कहीं ना कहीं फंसिया ना जाएगा जी। बहाना तो बहुत हो सकता है, कुछ बहाना हो जाएगा। तो ये इसका कोई हल नहीं है, इस मैटर का कोई हल ना निकला और लड़की सीधे चल गई, लड़का सीधे चल गया। इसका मतलब कि दोनों रेखाएं समानांतर होगी, पैरेलल होगी, ये कभी मिल नहीं सकते। फिर वो लड़का बड़ा जिद्दी आशिक था। ये जिद्दी आशिक बेचारा अगली बार दिमाग लगाया कि ए रुको, एकरा तो हम पटाइए का मानबई, बियाह तो हम एकरे से करबई, चाहे जे हो जाए। ये लड़का अगला बार दिमाग लगा के आया कि कहा कि सुन, हम तोरा से बियाह करेंगे, तू जे कहेगी से हम मानेंगे। कहा कि से तू मानेगा? ये बोला कि हाँ एकदम मानेंगे। तोरा याद है हम ऑमलेट खाते हैं, तुम ऑमलेट खाओगे मेरे साथ? कहा हाँ। अच्छा हम बर्गर खाएंगे तो तुम बर्गर खाओगे? कहा हाँ। ये बोली कि हम कोका कोला पिएंगे तो तू कोका कोला पियोगे? कहा हाँ। नॉट इक्वल टू कहीं नहीं है, सब बात में ही राजी हो गया। अरे बाबू, ये लड़की हो गई ऊपर। अब लड़की के सारा बात ही मान लिया, तो बियाह काहे नहीं होगा। अब एक हल कथी, अनंत हल होगा, चाहे वो लव मैरिज होगा, कोर्ट मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, भाग का मैरिज होगा, पकड़ के मैरिज होगा, इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत। अब तक कितना तरह से बियाह हो सकता है, अनंत हल होगा। अगर ऐसा है तो अनंत हल होगा, इस बात को समझिए। अब अनंत हल होगा तब बाप रे बाप। अब बताइए, पहले तो झगड़ा की थी ये लड़की, अगला से झगड़ा कर ली थी, यहां मुंह फुला कर अपना लाइन जा रही थी। अब जब दोनों के बियाह शादी हो गया तो एक दूसरे के हो गया, कहा कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यानी एक दूसरे में समा जाना, एक दूसरे पर ही हो जाना, यही होता है संपाती रेखा। इसको कहते हैं संपाती, इसको कहते हैं रेखा समानांतर होगी, और इसको कहा जाता है प्रतिच्छेद। एक दूसरे को छेद दिया, बाप रे बाप, मारपीट हुआ तो छेद ना दिया जी, प्रतिच्छेद हो गया। यानी प्रतिच्छेद कब होगा? जब दोनों के विचार न मिले। और यह समानांतर कब होगा? जब कुछ विचार मिले, कुछ विचार न मिले, तो झगड़ा नहीं होगा। जाओ भाई, तू अपना रास्ता, हम अपने रास्ता, लेकिन सारा विचार आपस में बराबर हो जाए, सबके मत एक हो जाए, इसका मतलब है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, रे जन्म जन्म का साथ है
तुम्हारा हमारा। मेरे दोस्त सवाल कैसे समझ में नहीं आएगा आपको, अब जान लीजिए। इससे समझ गए, थ्योरी एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि यह प्रतिच्छेद कब होता है। तब होता है जब A1 बट्टा A2 अब B1 बट्टा B2। कहने का मतलब अमलेट और अमलेट। अब बर्गर यहां जब मैच नहीं करता है, बर्गर खाने पर जब लड़ाई हो गई तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अद्वितीय हल यानी एकल हल, इसके सिर्फ एक हल होंगे। इसका एक हल है, क्यों कहे कि हम तोरा से बियाह न करबो, तू जो हमरा चक्कर में तू इंतजार न करी है। एक हल निकला, डायरेक्ट क्लियर हो गया ना। अब मान लीजिए आप किसी को प्रपोज किए और न भी कह रही है, हाँ भी कह रही है, पूरा क्लियर भी नहीं कर रही, तो आप परेशान न रहिएगा जी। यहां क्लियर हो गया, डायरेक्ट कह दिया न, दोनों लड़ाई पिटी किया, निकल लिया। यहां देखिए समानांतर रेखाएं, ये समानांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। असंगत समीकरण युग्म कहलाता है, विरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। विरोध यहां भी हो रहा था, इसको अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। यहां पर समझिए, इसको ज्यादा ना ध्यान दीजिए। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 तो हुआ, लेकिन बराबर नहीं हुआ C1 बट्टा C2 के। तब जाके ये दोनों रेखाएं समानांतर होती है। समानांतर रेखा कहेंगे समानांतर होगी, और हल कहेंगे तो इसके कोई हल नहीं होगा। अब यहां पर रेखाएं संपाती होगी, ये यानी एक दूसरे पर होगी। कब ऐसा? जब ई अमलेट खाए तो ई भी अमलेट खाए, और तैयार रहे बर्गर खाने के लिए तो भी तैयार है, लेकिन कोका कोला पीने के टाइम इसमें भी तैयार रहे। इसका मतलब है कि यहां ब्याह शादी हो जाता है, एक दूसरे के हो जाता है, एक दूसरे में समा जाता है। न कहते हैं कि जान हम एक जिस्म, क्या बोलते हैं जी, दो जान है, तो एक के जिस्म दो जान, ये दोनों इसी में है। अब देखिए, तो रेखाएं संपाती होगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। जब दोनों राजी हो गया तो एगो हल निकलेगा। जैसे ब्याह करना है वैसे करो। संगत समीकरण युग्म भी कहलाएगा। संगत माने संगतिया, न कहता है कि तू ही हमार संगतिया हत। आश्रित समीकरण, अब शादी ब्याह हो जाएगा तो एक दूसरे पर आश्रित भी हो जाएगा। अरे भूल जाओगे जी, भूल जाओगे। आओ सवाल पर देखो, सवाल क्या कहता है, भूलने देंगे हम। कहता है कि समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाएं हैं। दोस्त थोड़ा देर पहले समीकरण बताए थे, A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0। एक समीकरण लिखा A2x प्लस B2y प्लस C बराबर 0। यहां C1 कर दीजिए, इसको C2 कर दीजिए। कर दिए। पीछे भी शायद मैंने C2 नहीं लिखा था क्या, उसको सुधार लेना जरूरी है। हाँ B2 है तो इसको C1 और इसको C2 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताइए, ये छोटा सा मिस्टेक था, अब सुधर गया। अब एगो बात बताइए, x के साथ गुना में जो है वे है, x के साथ गुना में यहां कौन है 6। अब देखिए y के साथ गुना में जो है b है, ये a है, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया पहला समीकरण में, इसको C1 कहिएगा। लास्ट में प्लस C, यानी डायरेक्ट एक नंबर होगा, इसके साथ XY नहीं रहेगा। ये दूसरा समीकरण है, सॉरी ये तो दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण यहां है, तो इसको आप A1 कहेंगे, इसको A1, इसको कहेंगे A2 और इसको कहेंगे C1। दूसरा समीकरण वाला में जो नंबर है इसको A2 कहेंगे। ओह क्या गलत लिख देते हैं जी, A1 के बाद इसको कहेंगे आप B1, ये A2 है, उसके बाद ये B2 है और ये है C2। अब आपको कहता है संपाती रेखाओं को निरूपित करती है। संपाती रेखा का मतलब समझे, संपाती का मतलब हुआ कि सब कुछ बराबर, संपाती का मतलब एक दूसरे पर होना, यानी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यानी सब में राजी हो तब ना संपाती एक दूसरे का हो जाएगा। तो अब देखिए A1 के जगह ऊपर में 2 रखिएगा चिन्ह के साथ, अगर प्लस में है तो प्लस। A2 का मतलब यहां 6 बराबर, B1 का मतलब देखिए, B1 का मतलब वहां 3 है, और B2 का मतलब यहां देखिए K है, और आगे लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते थे। आप बताइए कटेगा? हाँ 2 तिहाई 6 कटेगा। K इधर आ गया तो 3 तिहाई 9 हो गया, K का मान 9 हो गया मेरे दोस्त, K का मान हो गया 9, यही ऑप्शन बी हो गया। तो इतना चीज अब 9 लिखना है, अब ये सब चीज नहीं करना है। अच्छा सवाल ऐसा नहीं किसी से बनता, इससे भी बनता। देखो B1 3 था, B2 K था, और C1 बट्टा C2, तो C1 कितना था 11, C2 कितना है 33,
काटिए, 11 तिहाई 33, 3 तिहाई 9, के का मान 9 हो जाएगा कि ना। चाहे तो आप लास्ट के दूगो वाला लेते या शुरू के दूगो वाला लेते, यह हल हो जाता और 9 निकल जाता मान। मेरे दोस्त, अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए अगले सवाल में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। आपका यहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 चिन्ह के साथ सवाल पढ़ लेना है पूरा। कहता है कोई हल न हो तो के का मान कितना होगा। अरे कोई हल न कब होता है, कोई हल नहीं है। अमलेट खा रही थी, चलेगा। बर्गर में भी राजी हो गया, कहा कोका कोला में तो राजी नहीं हुआ, तो कही कि अब तो तोरा से बियाह न करबो, दूसरा बार तू प्रपोज करने आया, इस बार भी तू मैच नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि पहला दोनों तो इक्वल चलेगा, यानी A1 A2 बराबर B1 B2 सिर्फ इक्वल टू नॉट C1 C2, है ना। इसके कोई हल नहीं निकलेंगे। लेकिन इस समीकरण में यहां तो हम बैठा सकते हैं इस रेशियो को, 4/6 4/6 बराबर ये B1 है 3 अब बट्टा B2 है माइनस के। दोस्तों 2 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, 3 तिहाई 9 माइनस के बराबर हो गया 3 तिहाई 9, 9 के बट्टा में 2, तो के बराबर हो गया -9/2, यानी के बराबर हो गया माइनस में 4.5। 4.5 का मतलब हुआ आपका आंसर ऑप्शन ए। आया बात समझ में, एकदम समझ में। इसको जरूरत नहीं, कोई दूगो लेके हल करिए। अब कहिएगा सर एकरा हल करते लेकर तब क्या होता, तो इसका यह मतलब होता, देखो ये वाला छोड़ देते हैं, अभी इस टर्म को हम छोड़ते हैं। इसका क्या मतलब होता, B1/B2 लिखते, यानी 3/B2 के जगह अगला माइनस के लिखते, माइनस के नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 है -7 और C2 का क्या मतलब है, सॉरी C1 यहां वाला नंबर 5 और C2 का मतलब है वो -7। अब बताइए माइनस माइनस कट जाता तो यहां पर 5 के हो जाता, 5 के बराबर क्या हो जाता 7 या 21 के, सॉरी इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो जाता 21/5, यानी जो मान होना चाहिए 21/5 नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो ये सब बात यहां नहीं पूछा गया था, ये भी आंसर सही है कि के का मान 21/5 नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, कहता है सवाल P के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का केवल एक ही हल होगा। एक ही हल कब होता है, एक अद्वितीय हल, जब दोनों में झगड़ा हुआ तब। ऐसा तब होता है जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा होता है। इसका मतलब हुआ जो शुरू में प्रपोज करने गया था, कहा अमलेट खाते तू अमलेट खाएगा, तो हाँ। हम बर्गर खाते तू बर्गर खाएगा, तो कहा कि नो नो नो, तो जाओ हो गया रिजल्ट, निकलो, एक के गो हल है कि हम थोड़ा से बियाह ना करेंगे। तो अब देखो ये है A1, यानी आप रखेंगे 2, A2 का मतलब ये वाला 2 हो गया। अब देखिए नॉट इक्वल टू, आप यहां पर B1 के जगह 3 रखेंगे और यहां पर Y के साथ गुना में P है, ये B2 के जगह हो गया। 2 से 2 एक बार में कट गया, यानी कि P का मान हो गया नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 को छोड़ के कोई मान होगा, 3 नहीं होगा, 3 नॉट इक्वल टू P, यानी 3 P के बराबर नहीं होना चाहिए। कहता है P का एकमात्र 3 है, P का मान एकमात्र 3 है ना, गलत। P के सभी मान हो सकते हैं, P के सभी मान कैसे हो सकता है, जब 3 नहीं होगा तो ये बात भी गलत, सभी में तो 3 भी आ जाएगा। P का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है, हां 3 के अतिरिक्त कोई भी हो सकता है। P एकमात्र मान 2 है ना, P का मान 2 आया कहां है, आया बात समझ में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 को छोड़ के कोई भी हो सकता है। ये खाली कह दिया P का एकमात्र मान 2 है, इसीलिए गलत हो गया। सिर्फ 2 कैसे हो सकता है, आया बात समझ में जी। अगला देखिए, कहता है यदि समीकरण इतना इतना और इतना का कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, उसमें होता है अमलेट खाते होता, हाँ अमलेट खाते हैं, बर्गर खाते होता, हाँ बर्गर खाते हैं, हम कोका कोला पीते हैं, तुम कोका कोला पीते होता ना,
यही मामला गड़बड़ा जाता है और इसी का मतलब होता है कोई हल नहीं। बाबू, ए बाबू, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हो राजा। जब कोई हल नहीं है तो ये होता है। अब आप देखिए ना कौन सा नंबर गड़बड़ है। आपको तो मान निकालना है किसी का, के का मान, तो नॉट इक्वल टू क्यों लीजिएगा, सीधे बात चलिए यहां आप आइए। ए का मान पहले रख दीजिए 14, A1 का मान, A2 का मान बट्टा में 21 बराबर तो इतना है ना, बरगड़ बरगड़ तक तो जाएगा ना, तो 8 अब बट्टा कौन हो जाएगा, माइनस के साथ लिखिएगा, माइनस उनस ना छोड़िएगा, माइनस के साथ चिन्ह के साथ लिखिएगा। अब बताइए 7 दूना 14 तो 7 तिया 21, 2 चौके 8, ए बाबू इधर हुआ माइनस के, उधर हुआ 3 चौके 12, तब माइनस गया उधर, के बराबर हुआ -12, के बराबर -12, ऑप्शन डी आंसर होगा। भूलेंगे आप कभी, भूल जाइएगा। आइए अगला सवाल पर आइए। सवाल क्या कहता है ये देखिए, के का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x - 12y + 9 = 0 है और 12x + ky - 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, एक समीकरण वहां दिया है और एक समीकरण यहां, कोई हल नहीं। कोई हल ना होगा तो अमलेट अमलेट तक खाता है दोनों, बर्गर तक भी चलता है, कोका कोला में न माना कर दिया लड़का तो मामला बिगड़ा है। यहां आइए, पहला है 16 बट्टा A2 का मतलब कितना 12 बराबर B1 का मतलब कितना 12। अब 12 नहीं, यहां से B1 का मतलब हाँ ये 12, अब B2 का मतलब ये वाला के, ये B2 यहां हो गया, ये A2 ये B2 ये C2 है ना। अब देखिए यहां से क्या निकला, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, के का मान कितना आ गया बाबू 9 आ गया, के का मान आ गया है आपका 9। अच्छा 12 तब -12 यहां ऊपर में लिखना है, ये -12 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, यानी माइनस में 9 हो गया, माइनस में क्या हो गया के का मान माइनस में 9, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इस 16 - 12y है, ये माइनस ये जो लिखाएगा B1 लिखाएगा। एक काम करते हैं इसको दोबारा से फिर से लिख देते हैं हम, दोबारा गलत हो गया। यहां देखिए 16, A1 के जगह 16, A2 के जगह 12 बराबर B1 के जगह ये -12 अब B2 के जगह सीधा के। अब 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी के का मान जो आ गया माइनस में आ गया 9, कोई कष्ट नहीं है, हो गया। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि समीकरण इतना इतना का कोई समाधान नहीं है तो के का मान, वही बात है कोई समाधान नहीं है तब पहला रेशियो तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, 5 बट्टा माइनस के लिखिएगा। अब काटिए, 0 से 0 काट दिए, 25 25 माइनस के बराबर हो गया 25 25 बट्टा 2, इसका मतलब ये माइनस उधर चल जाएगा और के बराबर हो जाएगा -25 बट्टा 2 12.5, 12.5 बाबू ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखिए ना, सवाल कहता है यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है तो के का मान क्या होगा। कोई हल संभव नहीं है तो अमलेट तक हैबे ना करेगा, अमलेट तक तो चलता है, अमलेट चला, उसके बाद कहा बर्गर वाला में लफड़ा हो गया। हाँ बर्गर तक सही है, आगे कोका कोला में गड़बड़ाता है। अब देखो यहां से अगर 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, इधर गया माइनस के और उधर 5 तिहाई 15 और बट्टा में 2 हो गया, ये गुना हो गया ना, तो 2 इसके साथ गुना में इधर आया था भाग में। अब यहां पर देखिए के बराबर ये माइनस भी उधर चल जाएगा, 7.5 हो जाएगा माइनस में 15 बट्टा 2, यानी 7.5 हो जाएगा माइनस में, आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल ना हो तो के का मान क्या होगा। कोई हल नहीं है तो 6 बट्टा 15 तो लिखाएबे करेगा, उसके बाद अमलेट बर्गर तक तो चलता ही है, फिर -5 बट्टा हो जाएगा प्लस में के। अब काटिएगा
3 दूना 6, 3 पचे 15, पचे 25, 2 के बराबर हो जाएगा माइनस में 25, यानी के का मान कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, माइनस में 12.5, माइनस में 12.5, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, इसका जोड़े का कोई परिमित हल नहीं है, कोई हल्ले नहीं है, तब कहता है क्या होगा। तो कोई हल नहीं है तो ऑमलेट बट्टा ऑमलेट। आइए अब देखिए, बर्गर तक भी चलेगा, इसके जगह क्या है, 1 है, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहां y के गुना में कौन है, 2 है, तो 3 दूना 6 हो गया, p का मान 6 हो गया, p बराबर क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। आया बात समझ में। अब एक बात और सीख लीजिए इसी में, अगर हम लास्ट वाला लिखते, जैसे आप जानते हैं कि a1 बट्टा a2 कोई हल नहीं रहता है, तो बर्गर में भी कह दिया हाँ बर्गर खाएंगे, और मना कर दिया कि कोका कोला तो हम नहीं पीते हैं, मामला गड़बड़ा गया। अब देखो लास्ट दूगो से हल करते थे क्या निकल के आएगा, तो b1 यानी यहां पर 1 है, अब b2 का मतलब दूसरा समीकरण में y के साथ 2 है, y के साथ 2 है, नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, यानी 5, यहां 1 बट्टा 5, 1 बट्टा 5। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर यहां इसको लिए ना, यहां पर गायब है तो यहां से कुछ बातें नहीं हुआ, यहां से कोई आगे हल नहीं हुआ, इसको छोड़िए। चलिए अगला देखिए, हाँ कभी रहेगा नॉट इक्वल टू आएगा कि नहीं होगा। अगला देखिए जो कि पीछे हम लोग देख चुके हैं, रेखीय समीकरण इतना 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 के जोड़े के हलों की संख्या क्या होगी, इसके कितने हल होंगे। जैसे आपने पढ़ा था, अगर दोनों में लड़ाई हो जाता है तो एक हल कि एक अद्वितीय हल, कि सिर्फ झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और अगर दोनों रेखाएं समानांतर होती है, आपको याद होगा दोस्त, भूल गए क्या, a1 बट्टा a2, और जब इसे ही मना कर देता है बरगरे में तो मना हो गया, तो क्या कहता है, इसके सिर्फ एक हल है, एक अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसको, एक अद्वितीय, अद्वितीय हल। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताइए, एक के गो हले निकला कि बियाह नहीं होगा। लेकिन कहे लड़की की ऑमलेट भी खाते हैं, तो ये लड़का कहाँ खाते हैं, वो लड़की कही हम बर्गर खाते हैं, तुम खाते हो तो कहाँ खाते हैं, कही कि हम कोका कोला पीते हैं, तुम कोका कोला पीते हो, कहा कि नो, नॉट इक्वल टू, मना कर दिया, तब तो इसके अनंत हल होते हैं। सॉरी, इसके कोई हल नहीं, बातें नहीं बना, अनंत हल कैसे हो जाएगा, अनंत हल तो होगा ब्याह के बाद, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं। एक बात और आप जानते हैं कि अगर a1 बट्टा a2 हो जाए, ऑमलेट में राजी, बर्गर में राजी, और कह दे बउआ हम कोका कोला भी पीते हैं, लड़का बात तैयार हो जाए, हाँ 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 सब मान लिए, तब तो अनंत हल होता है। कितने हल होता है, अनंत हल होता है, यह मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अनंत हल होगा। अगर ऐसा होगा तो लिखने की जरूरत नहीं था। पहले रेशियो देखते हैं, देखो इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, और कोई है ऐसा क्या, नहीं, तो 1 बट्टा a1 के बट्टा में a2, फिर देखो 2 बट्टा 4 रखोगे, y वाला का गुना, y वाला का गुना, उसी तरह -8 है तो इसका +16 इधर आएगा तो माइनस ना 16 होगा बाबू, उधर से आ गया तो -16। अब इसको देखो क्या कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है, -16 है, माइनस माइनस कटा, 8 दूना 16, 2 दूना 4, ये बता 1/2 हुआ, बराबर होता है 1/2 के, और बराबर ये भी आया 1/2, 1/2 1/2 1/2, सभी बात मान लिया गया, सारा बात में लड़की के सारा बात में लड़का तैयार है, तब आप जानते हैं ना कि अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत हल होगा पक्का। अब बताइए यहां पर देखिए, इस सवाल का जवाब जरा वीडियो को रोककर आप करके बताइए। कहता है समीकरण ऐसा ऐसा दिया हुआ है तो कोई हल नहीं है, केवल एक हल है, केवल 2 हल है और अनंत हल है। हम चेक करेंगे 2 का 8 से, पहला समीकरण का सब ऊपर लिख देते हैं, दूसरा का नीचे, -5 का तुलना होगा y वाला का y वाला से, -20 से, और एगो
उधर 9 है, इधर आएगा तो माइनस में 9, ई भी बराबर 36 है, इधर आएगा तो माइनस में 36। अब बताइए, देखिए तो इसकी तुलना करके क्या बराबर है, माइनस माइनस कटा, माइनस माइनस कटा, 2 चौके 8, 1/4 हुआ, बराबर ये हो गया 5 चौके 20, 5 चौके 20, 1/4 हुआ, और ई भी बराबर हो गया 1 चूंकि माइनस तो कटिएगा माइनस से, 9 चौके 36, 1/4। सभी बात मान लिया गया, सभी में बराबर मत है, एक ही मत है, तो यहां पर क्या होगा, कोई हल नहीं, केवल एक हल, केवल दो हल, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। और दोनों रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित होगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी। पक्का ना, क्लियर हुआ? तो आप बताइए क्या ये बात समझ में आया आपको? लेकिन मान लीजिए ऐसा अगर रहता 1/2 हो जाता, ये 1/3, तो ई तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं कि बराबर नहीं है। अगर ये बराबर ना है रे बाबू, अगर ये बराबर नहीं है, तो इसमें कहते हैं एक हल होगा, एक अद्वितीय हल, मतलब दूसरा कोई हल नहीं, सिर्फ एक हल। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक हल होगा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? अगर ऐसा रहता 1/2, 4/8, अब बराबर रहता 8/13, तो हम समझ गए कि ई तो हो जाएगा इसके बराबर, 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। ई कभी नहीं होगा 8/13 इन सब के बराबर। तो ऑमलेट पसंद है, बर्गर में भी दोनों को पसंद है, लेकिन यहां जैसे ही कोका कोला के बात हुआ तो पसंद नहीं है, तो यहां कहता है कि कोई हले नहीं निकलता है, लड़की भाग जाती है, कोई हल नहीं। अगर ऐसा बन के आता है तो इतनी बात मैंने आपको समझा दिया, इसमें क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर हुआ? कैसा लगा आज का क्लास ये बता दीजिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो सच में अच्छा लगा है ना, तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक, इससे हमारे अंदर हौसला बढ़ता है। और हम एडवांस मैथ भी ऐसे ही पढ़ाएंगे रगड़ के कि आपको दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ाया, अब इसको पढ़ाया, द्विघात समीकरण, सारा चीज हम आपको पढ़ा देंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।